All right, friends. So recording has been started. Today's agenda is topic number 6, democracy, which is part of paper 1, section 1. So we are doing back to basics revision. So we'll try to finish it off quickly. ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें. क्लासिकल एंड कंटेम्पररी थियरीज बताए हैं. देन मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में 3 स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं. मैकफर्सन स्पेसिफिकली पूछा हुआ है. सब्सटैंटिव, रिप्रेजेंटेटिव, डेलिबरेटिव. फिर डिफरेंस पूछा है इन दोनों के बीच में. कंटेम्पररी डेमोक्रेटिक थियरी के बारे में डिबेट्स बताए हैं. फिर इंडिया हैज थ्रोन अप एग्जांपल ऑफ जुडिशियल डेमोक्रेसी. ये किसका स्टेटमेंट है? जुडिशियल डेमोक्रेसी भिखू पारक ने बोला है. फिर जो डेमोक्रेटिक थियरी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का रिलेशनशिप पूछा है इन टर्म्स ऑफ गांधी. एक और गांधीयन कंसेप्ट ऑफ स्वराज बोल सकते हैं. एंड अंबेडकर का स्टेटमेंट जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस सोशल डेमोक्रेसी ले एट इट्स बेस. इसके ऊपर कमेंट करना था. ठीक है, स्टार्ट ऑफ विथ इंट्रोडक्शन. इंट्रो में हम लॉर्ड ब्राइस को डाल सकते हैं. लॉर्ड ब्राइस सेज he calls democracy as the rule of the people expressing their sovereign will and majority opinion determining the legislation. तो ये स्टेटमेंट या डेफिनेशन है लॉर्ड ब्राइस का. इसके अलावा क्या क्या डेफिनेशन आप लोग को याद आ रहे हैं डेमोक्रेसी के? एक तो गवर्नमेंट लिंकन वाला जो है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल. ठीक है. चर्चिल का डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज द बेस्ट फॉर्म टिल वी डू नॉट फाइंड द बेटर. ठीक है. और कुछ है इसमें डेमोक्रेसी में डेफिनेशन? आगे देखेंगे वैसे. चलो कोई नहीं है ना. गांधी के भी है. बताओ. गांधी के था समथिंग दैट गिव द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रांग. वेरी गुड यार, गुड पॉइंट. और बताओ, और कुछ है इसमें डेमोक्रेसी के बारे में किसी की थॉट्स जो आपको याद आ रहा है आप लोग को? नेहरू जी का एक था ना कि इफ पीपल आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी वी विल ब्रिंग डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल. जी. फिर आई थिंक लिबरल जेएस मिल का अपन ने देखा था, ही इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट. उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट हैज टू बी अर्नड. एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट डेमोक्रेसी. और क्या देखा था डेमोक्रेसी के बारे में? वेटेड वोटिंग भी था उसमें, डेमोक्रेसी में, उसमें मिल्स. ठीक है. हाँ. और कुछ याद आ रहा है किसी को? बोलो बोलो, सब लोग बोलो. डेमोक्रेसी के बारे में स्टेटमेंट किसी को याद आ रहा है कुछ भी? जॉन सेले करके हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द ओनली एक्सपेरिमेंट इन गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर. ठीक है. ऑल राइट. अच्छा, एक और है कोई स्कॉलर, मुझे याद नहीं आ रहा, मल्टीकल्चरलिस्ट है. वो कहते हैं कि ओनली डेमोक्रेसी कैन अकोमोडेट सो मेनी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. टॉलरेशन की बात करते हो. किसी को याद आ रहा है क्या? विल किमली का है वो? बताओ यार. और कुछ याद आ रहा है जो अपन ने डेमोक्रेसी में पढ़ा है? क्रिटिसिज्म हो जो वेस्टर्न थॉट के स्कॉलर्स ने दिया हुआ, कुछ भी जो याद आ रहा है डेमोक्रेसी के बारे में? अमर्त्य सेन का शायद था एक. क्या था? एक तो अमर्त्य सेन का मुझे याद आ रहा है कि किसी भी चीज को अगर... हाँ बोलो ना, क्या था? ऑगमेंटेड इंडियन एक बुक था उनका, उसमें उन्होंने लिखा था कैसे मतलब इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो डेमोक्रेसी से लिंक करता है. आर्गुमेंटेटिव इंडियन. बोलो सर. नहीं, वो बुक का नाम बता रहे थे, आर्गुमेंटेटिव इंडियन है, जिसमें उन्होंने ये कंसेप्ट, ऐसे उन्होंने एक बुक और कहा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट इज आल्सो द आइडिया ऑफ.
करेक्ट, ठीक है। फिर एक और आई थिंक लास्ट ईयर को इस नीति आयोग के अमिताभ कांत है, उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर टू मच डेमोक्रेसी है, जिसके वजह से बड़े बड़े रिफॉर्म हो नहीं पाते हैं। ये तो ओटेगा डिस गैसेट ओटेगा गैसेट बोलते हैं डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी लीड्स टू मोगोक्रेसी, वो करेक्ट। हासिम के एंड आई रिसर्च में थिंक बोल रहे हैं। कोई एक स्कॉलर है ना जिसने यूएसए के डेमोक्रेसी को बोला है टायरनी ऑफ मेजोरिटी, कॉन्टेस्ट तो है टोकेविले क्या? नहीं, टोक्योवेली, टोकेविले अलेक्सी टोक्योवेली। करेक्ट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज। एक होता है नैरो अप्रोच, एक होता है ब्रॉड अप्रोच। नैरो में हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी देखते हैं सिर्फ, वेराज ब्रॉड वे में हम इसको वैल्यू इन इटसेल्फ ट्रीट करते हैं, लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, टॉलरेंस या फिर डाइवर्सिटी। नैरो इज इलाइटिस्ट व्यू पॉइंट है नैरो डेमोक्रेसी का। इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। ब्रॉड वाले में सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का व्यू पॉइंट आता है। ठीक है, ब्रॉड डेमोक्रेसी में वे ऑफ लाइफ की तरह ट्रीट करते हैं उसको। इट्स उसका एसेंस होता है एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस। ठीक है, एक और तरीका है डेमोक्रेसी देखने का कि इट इज अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम आजकल मतलब ऐसा होता है ना, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक इज ऑल्सो मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, तरीका एक है वो। इसके कुछ क्रिटिसिज्म लिखा है कि इनएफिशिएंट होता है, डिलेज होते हैं, गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन मीडियोक्रिटी, नॉट ऑल हैविंग प्रोफाउंड ओपिनियन। ये मतलब अरिस्टोटल जो व्यू था ना, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, एंशिएंट ग्रीस का, कि मेरिट शुड बी रूलिंग। जैसे प्लेटो बोलता है कि फिलोसॉफर किंग शुड रूल। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। एथेंस मिडिवल इंडिया में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी था, बट वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन। फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया रखा हुआ था कि प्रॉपर्टी कास्ट होना चाहिए। जैसे इवन इन ब्रिटिश इंडिया हमने देखा था, वोटिंग राइट्स सभी के लिए नहीं दिए गए थे। वेरी फ्यू पीपल हैड वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी वगैरह। अरिस्टोटल ने बोला था कि पॉलिटी इज बेटर देन डेमोक्रेसी। एंड अपन ने सोक्रेटिस, सॉरी, प्लेटो के व्यूज देखे हैं कि ही इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। However, currently is the age of democracy as well as age of democratic confusion. Does somebody wants to elaborate on this statement? I think democracy, age of democracy means there is overall a consensus among all the civilizations and nations that there should be democracy, but all of them are means deriving different meanings of the democracy for themselves, their purpose only. Example of China, this is their government is the largest democracy. India, our largest democracy. So these kinds of things are creating democratic confusion. But I am not 100% sure. तो बेसिकली हर ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता है, डिफ्यूज करता है मीनिंग का डेमोक्रेसी के, तो इसीलिए कंफ्यूजन है। ठीक है, ऑल राइट। गांधी के आइडिया देखते हैं एक बार। स्वराज उन्होंने आइडिया दिया था कि पर्सन शुड बी एबल टू गवर्न हिमसेल्फ, तो सेल्फ रूल या फिर स्वराज बोल सकते हैं। गांधी का जो आइडियल स्टेट है राम राज्य, विच इज अ स्टेटलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन ओशियनिक सर्कल्स ऑफ पावर विथ इंडिविजुअल एट इट्स सेंटर। किसी कुछ ऐड करना है इस पे ओशियनिक सर्कल्स ऑफ पावर के बारे में? लिखा हुआ है कि जब भी पीआरआई पे क्वेश्चन आए तो ये बढ़िया इंट्रोडक्शन जा सकता है। करेक्ट, ठीक है। गांधीयन आइडियाज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। कहाँ देखा था हमने ह्यूमन डिग्निटी? कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? कांटियन है, कांटियन। करेक्ट, कांटियन है। कैटेगरिकल इसको आइडियली स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट कि भाई ये होना ही चाहिए, इस पे इसका कोई गुंजाइश नहीं है नेगोशिएशन की। रॉल्स भी इन्फ्लुएंस है इसी स्कूल ऑफ थॉट से। इनवालिबिलिटी बोलते हैं ऑफ इंडिविजुअल। करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। गांधी टॉक्स अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑल द पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन द पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक थियोरी हैज टू बी बेस्ड ऑन क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक है सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये गांधीयन व्यू पॉइंट है थोड़े बहुत। आगे वैसे आईपीटी में गांधी देखेंगे अपन अच्छे से पूरा।
फिर एक डिबेट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी का। तो एक फरीद जकारिया का स्टेटमेंट है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मस्ट प्रेसीड लिबरल डेमोक्रेसी। तो मतलब ये सिमिलर व्यू पॉइंट है कि डेमोक्रेसी लाने से पहले वहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए, एक लोगों के अंदर वैसा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में, तभी वो काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ। जैसे आई थिंक अंबेडकर ने कहा था ना कुछ तो, कि इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया पीपल शुड नॉट फॉलो गांधीयन मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वगैरह, दे शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर रूल ऑफ लॉ। या अगर इन प्रोटेस्ट ग्रामर कर या ग्रामर ऑफ हाँ एनार्की में उन्होंने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड बी देयर द गाइडिंग प्रिंसिपल। करेक्ट। मतलब बात वही है कि अगर सोसाइटी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम है, तभी वहां पर डेमोक्रेसी सक्सीड करेगा। तो हम इसके क्या बोलते हैं ना, फेवर में बोल सकते हैं कि इंडिया में एंशंट एंड मिडिवल टाइम्स में से ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। इसके अगर एग्जांपल देने हो तो जो बुद्धिस्ट ये कौशाला वगैरह किंगडम नहीं थे, महाजनपदास, वहां पे भी सम डिफॉर्म फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था। फिर तमिलनाडु वगैरह एरियाज में जो टेक्स्ट है वहां पे दिखाया गया है विलेज रिपब्लिक, उस जमाने में थे, उस टाइम पे भी। या तमिलनाडु में चोला में थे उर और सभा और समिति, उर और कुछ था, और लिच्छवी महाजनपद में लिच्छवी लिच्छवी, स्पेशल एग्जाम्पल। ठीक है। तो वहां पे भी काउंसिल्स थे उस जमाने में भी। तो दैट इज वेयर वी सी कि इंडिया में बहुत पहले से ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, टॉलरेंस है पहले से ही, इसीलिए थोड़ा सा सक्सेसफुल हो रहा है। एंड फिर आई थिंक एक और स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज द ओनली आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी इन एन अदरवाइज ओशन ऑफ ऑटोक्रेसीज। तो द स्टेटमेंट इज हाईलाइटिंग कि इंडिया के अगल बगल में जो भी कंट्रीज है वहां पे सारा ऑटोक्रेसी सिस्टम बन के रखे हैं, एंड इंडिया इज ओनली कंट्री विच इज सर्वाइविंग। तो जेस मिल का जो डर था ना कि इंडिया में सर्वाइव नहीं करेगा या फिर एशियन कंट्रीज में सर्वाइव नहीं करेगा, टू एन एक्सटेंट वो ट्रू भी है बोल सकते हैं, या फिर, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ यूनिवर्स, डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन यूएफ। लिबरल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा, सबको राइट देगा, फंडामेंटल राइट, रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये अपने पॉइंट रखने के लिए फरीद नकाया ने, कि जैसे ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पहले आया एंड देन डेमोक्रेसी आई, फिर जर्मनी में डेमोक्रेसी आया लेकिन वो कोलैप्स हो गया। थर्ड वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आया, वो कोलैप्स हो गया। अरब स्प्रिंग टर्न्ड इनटू अरब विंटर ड्यू टू वेस्टर्न पॉलिसीज एंड वेस्टर्न इंटरवेंशनिज्म। ठीक है, ये कुछ थॉट्स है फरीद जकारिया के। विल चेक आउट व्हाट सैमुअल पी हंटिंगटन हैज टू कंट्रीब्यूट। ही सेज एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 3 डिफरेंट वेव्स। पहला वेव था 1800s में, दूसरा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डीकोलोनाइजेशन के फॉर्म में, एंड थर्ड वेव अभी चल रहा है पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। ये 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी है सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है, कल अपन ने 3 फेजेस ऑफ पावर देखा था, किसी को याद आ रहा है क्या? ह्यूमन राइट्स सर, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। बताओ क्या है, किसने दिया था वो? करल वैसाख। करल वसाक ने दिया था 3। ठीक है, क्या क्या था उसमें? पॉलिटिकल, फर्स्ट सिविल एंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, पॉलिटिकल, सिविल ठीक है। फर्स्ट वाला सिविल पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, 3 फेजेस ऑफ पावर भी दिखा था, याद करो किसी को याद आ रहा है तो, कल देखा था अपन ने। स्टीवन ल्यूक्स का था, ओके, पावर विथ क्या था वो? इंस्टीट्यूशन, फिर एजेंडा सेटिंग, थर्ड भूल गया। ठीक है, तो फेज 1 था पावर एज अ डिसीजन मेकिंग, हॉब्स लीगलिस्टिक स्टेट वाला। फेज 2 है पावर एज एजेंडा सेटिंग, मार्क्सिस्ट वाला। एंड थर्ड है पावर एज थॉट कंट्रोल, या फिर हेजेमनी वाला, या फिर डिस्कोर्सेस, ग्रामसी हेजेमनी, या फिर फूकोल्ट वाला डिस्कोर्सेस। ठीक है, तो ये 3 थियरी ऑफ पावर दिया है, फिर फेसिस ऑफ पावर बोला है स्टीवन ल्यूक्स ने। ओके, कमिंग बैक टू डेमोक्रेसी, सैमुअल पी हंटिंगटन ने 3 वेज ऑफ डेमोक्रेसी दिया है, 1800, वर्ल्ड वॉर 2 एंड पोस्ट कोल्ड वॉर। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने अरब एक्सेप्शनलिज्म टर्म यूज करा है। डज एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन अरब एक्सेप्शनलिज्म? Yeah, that is actually it is a Western scholars project to prove that Arab countries are traditional society. They don't have the capacity to work in democratic system. Democracy can't be positioned there. That's it. So now actually they try to justify the monarchies
so that they can remain puppet of world powers, and in the course they justify monarchies, autocratic rules there. ठीक है, तो ये भी मतलब सिविलाइजेशन मिशन की तरह एक मिथ है, बोल सकते हैं हम. This is a myth creation, sir. ठीक It है, is तो project यही like मतलब Orientalism. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. किसका है ओरिएंटलिज्म? एडवर्ड सेड, राइट? जी, exactly. ठीक है. अच्छा, इसी के साथ में मिलता जुलता एक टर्म है इंडियन एक्सेप्शनलिज्म. किसको याद है? इंडियन एक्सेप्शनलिज्म कहाँ यूज करते हो? I'm getting it. बाकी लोग कुछ याद है किसी को? शानू, संजय? It is international relation, na? Correct. Political representation, type of theory of political parties. Where there जहां is तक मुझे याद आ रहा है ना, इंडियन think एक्सेप्शनलिज्म फॉरेन पॉलिसी को लेके है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है. I'm political role of political party बोलता है कि प्रोपोर्शनल सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, एंड बाकी बाइपोलरिटी में भी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट में रहेगा टू पार्टी सिस्टम. लेकिन इंडिया में क्या है, वो इंडियन एक्सेप्शन है, बट इट माइट बी डिफरेंट थिंग एनीवेयर एल्स. सर आई माइट बी दूसरा रॉन्ग, मीनिंग पर आता मुझे है याद इसका. आ रहा है कि ये फॉरेन पॉलिसी को लेके कि इंडिया हैज नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, दिस इज एन एक्सेप्शनल. करेक्ट. ये मुझे याद आ रहा है. हाँ हाँ हाँ, वैसा ही है. बेसिकली क्या है ना, सम स्कॉलर्स हैव सेड कि इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर पार्टी पॉलिटिक्स इज मच मोर स्ट्रेटेजिक एंड मच मोर रियलिस्टिक देन इट्स फॉरेन पॉलिसी. मतलब बहुत जगह पे उल्टा होता है. इंडिया जो आइडियलिस्टिक पोस्चर्स लेता है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, दैट इंटरनेशनल एरिना, उसको बोलते हैं इंडिया एक्सेप्शनलिज्म. Who gave this concept? आई एम नॉट वेरी श्योर किसने दिया है, बट कंसेप्ट तो यही है कि मतलब Yes, इंडिया I जो am होता है also ना, not sure वो किसने किया है. इंडिया जो होता है, शी डजंट टेक द स्टैंड इन अकॉर्डेंस विद जो बाकी कंट्रीज लेते हैं बहुत बहुत टाइम पे. किसी और को कुछ ऐड करना है क्या इंडिया एक्सेप्शन के बारे में? Yes, there is a corresponding reverse wave also attached with those three waves of democracies. ओके. Yeah, that's it. Means the first reverse wave was the interwar period. I mean Germany, Italy example, Portugal. The second reverse wave was means collapse of democracy in the second means post-colonial countries, military coups. थर्ड रिवर्स वेव इज मतलब कि इसके बाद जो आया कि उसके बाद इंटरवेंशन आया यहाँ भी, और ऑटार्की मोनार्की डिक्टेटरशिप जो भी आया वापस आ गया. मोनार्की नहीं, डिक्टेटरशिप वगैरह. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. हाँ, रिवर्स वेव्स का आइडिया किसने दिया है क्या, किसी स्पेसिफिक स्कॉलर ने? शायद उन्होंने ही दिया है. नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, फर्स्ट वेव के बाद से फर्स्ट रिवर्स वेव, सेकंड वेव के बाद सेकंड रिवर्स वेव, थर्ड वेव के बाद थर्ड रिवर्स वेव. मतलब ऐसे थर्ड रिवर्स वेव उन्होंने लिखा नहीं, और ये मतलब अरब स्प्रिंग को फोर्थ वेव बोल रहे थे. मतलब हंटिंगटन नहीं बोल रहे थे, इधर वाले कोई बोल रहे थे ऐसे. ओके ओके. तो अरब स्प्रिंग फोर्थ वेव, बट फॉर वेस्टर्न पॉलिसीज इट हैज बिकम अरब विंटर. अपन ने देखा फरीद झक्कारिया भी सिमिलर स्टेटमेंट करते हैं कि अरब स्प्रिंग हैज बिकम अरब विंटर. या हाँ, वेस्ट वाज वेस्ट इवन बिफोर इट बिकेम मॉडर्न. Hence he is justifying that West was ready for having democratic system. करेक्ट. एंड बाकी जगह पे नहीं थे रेडी. ठीक है, आगे एक डिबेट है ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में. उसमें देखते हैं क्या डिबेट है. पहले तो है एक स्कॉलर डेविड हेल्ड, उन्होंने एक कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया है. ही सेज कि अच्छा, he gives cosmopolitan model of democracy to address the democratic deficit of the globalization. उन्होंने सजेशन दिया कि we should set up world government, we should reform UNSC, IMF and World Bank, ensure that grassroots democracy exists, referendum at the global level on matters of deadlock, रीजनल पार्लियामेंट्स होनी चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ EU. हर जगह पे अपने अपने से रीजनल पार्लियामेंट बनाना होगा. वी शुड स्ट्रेंथन जुडिशियरी, तो मतलब ICJ वगैरह, एंड फ्री प्रेस.
ठीक है, such an He interesting also model. he also tells to strengthen grassroots democracy. Correct. ठीक है. Actually he analyzes this like na in short term, long term, intermediate term. Short term में there is need to establish regional parliaments like European Union. Intermediate terms reform UNSC, global institutions. In long term we will think about world government. ओके, ऑल राइट, थैंक यू. अच्छा, जस्ट अ रिक्वेस्ट यार, मतलब आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, इफ पॉसिबल प्लीज ओपन योर नोटबुक्स, प्लीज ओपन योर शॉर्ट नोट्स वगैरह, एंड डू ऐड समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, और इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, देख के ही बोल दो, कोई इशू नहीं है. अनदर स्कॉलर इज जोसेफ स्टिग्लिट्स, जिन्होंने बोला है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सफर फ्रॉम डेमोक्रेटिक डिफिसिट. उनका बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, एंड इनका सेकंड बुक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क. ठीक है, इनको कुछ डज एनीबॉडी नो एनी अदर आइडियाज ऑफ हिम? क्या बोला है उन्होंने, क्या सजेशन दिए हैं? I don't remember any particular suggestion given by him. Both David Held and Joseph Stiglitz talk about democratic deficit, but David Held has prescribed models and institutional mechanisms, but Stiglitz I don't know. किसी और कुछ पता है क्या? With legitimation crisis, it is leading to legitimation crisis in the institutions, IMF, UNSC, etc. ठीक है, इस पे थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि आई थिंक वो अभी भी मतलब काफी लिखते रहते हैं. आई कैन सी हिज आर्टिकल्स, 2020 में भी उनके आर्टिकल आए हुए थोड़े बहुत. Yes sir, regularly. हाँ, तो मतलब 2020 में उनके कुछ आर्टिकल दिख रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स में आया हुआ है, अ चांस टू रिपेयर द क्रैक्स इन आवर डेमोक्रेसी. ये December 8, 2020 का आर्टिकल है उनका, स्टिग्लिट्स का. आई थिंक वी शुड गूगल सर्च मोर अबाउट हिम एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप. Okay. ठीक है, आगे है दो टाइप और मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी. इसके सपोर्टर्स है लॉक, बेंथम. मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल इसको बोला जाता है. इंडिया अडॉप्टेड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. इसका वैल्यू है पॉलिटिकल इक्वालिटी, फेयरेस्ट वे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट. ठीक है, इसे कंसर्न्स जताए थे एलेक्स डी टोक्योविला ने. देखा, यूएसए को बोलते हैं कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी बन रहा है. इनका क्रिटिसिज्म वाज इट इन द ओनली इन द यूएसए कंटेक्स्ट, और जनरली बोला उन्होंने? Actually, he had studied US model of democracy. That's why he was telling prescribing by giving the empirical study of US model. That's it. Okay. JS Mill was also concerned about, हमने देखा ये भी, प्लूरल वोटिंग सजेशन दिया उन्होंने, वेटेड वोटिंग दिया, एंड स्ट्रेंथनिंग हाउस ऑफ लॉर्ड्स बताया उन्होंने. ठीक है, तो ये था मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के बारे में. देन वी हैव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. आई थिंक ये आगे होना चाहिए. हाँ, आगे है थोड़ा सा, बट स्टिल विल सी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ईच पर्सन इज गिवन इंपॉर्टेंस बिकॉज एवरीबडी हैज ह्यूमन डिग्निटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नॉट इनफ, वी नीड ऑल्सो टू गिव मोरल इक्वालिटी. ठीक है, एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन डिबेट, डिस्कशन एंड डायलेक्टिक्स. कुछ ऐड करना है किसी को ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में? याद करो यार, हम लोगों ने पेपर 2 करा था ना अभी लास्ट. What is moral equality actually? I think it must be a human dignity वाला चीज. Yeah, people are morally equal. We shouldn't differentiate between them on basis of slaves, master, elites, masses type of thing. That should not be demeaned with respect to other person. Okay, thank you. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट डिबेट है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का डिबेट है. There is a debate that autocracies are better able to mobilize resources necessary to promote economic development and than democracies, and that a certain level of economic development is necessary for democracy
to take hold and flourish in a country. ये कंटेक्स्ट है डिबेट का, एंड आई थिंक पोस्ट कोविड चाइना का ग्रोथ देखते हुए बहुत सारे लोग इस डिबेट को सब्सक्राइब करते हैं. इकोनॉमिक सर्वे कॉल्ड इंडिया एज अ प्रिकॉशियस क्लीवेज डेमोक्रेसी. प्रिकॉशियस होगा ना, किसी को पता है क्या? Precocious, you have written right thing. वो थोड़ी होगा, यू होगा वो. चलो ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे कॉल्ड प्रिकॉशियस क्लीवेज डेमोक्रेसी. नीति आयोग वाला मैंने बताया था कि नीति आयोग चेयरमैन अमिताभ कांत blamed too much of democracy in India as an obstruction in critical reform. तो ये उन्होंने फार्म प्रोटेस्ट के रूप में बोला था, बट वी कैन ऐड इट एनीवेयर जहां पे भी सही लगे. ली कुआन यू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर है. ही सेड डेमोक्रेसी इज नॉट कंड्यूसिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इनडिसिप्लिन. ही अप्रिशिएटेड चाइनीज मॉडल एंड क्रिटिसाइज्ड इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया adopted socialist path to development, which was slow and steady, but China was fast to reform and काफी जल्दी उन्होंने ग्रोथ कर लिया. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वही कह रहा है. महातिर मोहम्मद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया. तो ली कुआन यू सिंगापुर के थे, महातिर मोहम्मद मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे. He said democracy as a Western obsession and not compatible with Asian values. So what are Asian values? They focus on communitarianism, family ties, kinship, discipline, respect and obedience. So basically it is blamed that this was a way to appropriate concentration of power. तो जो एशियन सोसाइटीज में जो इनको concentration of power नहीं कर पा रहे थे, that is where this Asian values का क्रिटिसिज्म है वेस्टर्न. ठीक है. Amartya Sen does not support Lee's hypothesis. Democracy is not an obstacle to development. Democracy and development are interdependent. ठीक है, कैसे देखते हैं? वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं कि इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इन इटसेल्फ, इट लीड्स टू इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इट हैज एजुकेटिव वैल्यू एज वेल. तो तीन टाइप के वैल्यू बताए. इंट्रिंसिक वैल्यू है खुद का ही, एजुकेटिव वैल्यू है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, एजुकेटिंग अवेयरिंग द मासेस, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए बहुत काम की चीज है. एग्जाम्पल देखना हो तो आरटीआई एक्ट देख लो. वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू गवर्नमेंट. ठीक है, ये बोत्सवाना डेमोक्रेसी है. क्या है इसका बोत्सवाना कंटेक्स्ट क्या है, किसी को पता है क्या? Yeah, Botswana has achieved higher economic growth despite being democracy. Though अच्छा, it is in Africa. ओके ओके, ठीक है. बेस्ट, इट इज बेस्ट फॉर हैंडलिंग मेजर कैलामिटीज या फिर क्राइसिस. मतलब अमर सिंह का ये काफी अच्छा था कि ये क्राइसिस के टाइम पे ज्यादा अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, देन जो जहां पे हेल्प पहुंचनी चाहिए वहां भी पहुंचेगी नहीं. दैट इज व्हाई ही सेज कि इट इज बेस्ट इन हैंडलिंग क्राइसिस. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो उन्होंने एक बात कही थी, देयर इज नो फेमिन्स इन डेमोक्रेसी. द सेम थिंग. Yeah, Correct, actually, his basis of telling these things that he had studied the Bengal famine during Winston Churchill's Second World War. So at that time, if there would have been democracy, so Bengal would not have suffered that loss. He has also studied that there are 2-3 famines in China, but there were no famines in India because of democratic system. Okay, so Bengal famine in which ऑल राइट. एक और 1943. इंटर, when it was there. 1943. Okay, thank you. अच्छा एक और इंटरलिंक्ड थिंग है यहाँ पे. ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स देयर वर सम एनालिस्ट हु हैड सेड कि जिस स्टेट में, मतलब वो इंडिया के कंटेक्स्ट में था, जिस स्टेट्स में ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, देयर वाज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस. ऐसे स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म करा है. स्पेशली जो कोविड के टाइम पे ट्रेसिंग ट्रैकिंग करना होता है ना, उस केस में परफॉर्मेंस बेटर रहा है. तो दिस कैन बी यूज्ड एज एग्जांपल फॉर ग्रासरूट डेमोक्रेसी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन. पीआरआई के कहीं पे भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं इस चीज को, इस फैक्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. डेमोक्रेसी हैज यूनिवर्सल वैल्यू. डेवलपमेंट हैज टू बी डेमोक्रेटाइज्ड. तो मतलब सिर्फ डेवलपमेंट करके फायदा नहीं है, चाइना की तरह सिर्फ ग्रोथ से फायदा नहीं. इट हैज टू बी इंक्लूसिव ग्रोथ, इट हैज टू बी इंक्लूसिव डेवलपमेंट. Yeah, वहाँ भी hinterland is lagging with respect to Shanghai types of coastal areas.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इटसेल्फ कैन बी यूज्ड टू बिल्ड डेमोक्रेटिक कल्चर। दिस पॉइंट इज इन क्रिटिसिज्म ऑफ जो अमर्त्य ये जेएस मिल बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, हम वहां पे पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी का यूज करते करके ही डेमोक्रेटिक कल्चर ले सकते हैं। नेहरू जी का स्टेटमेंट सिमिलर है कि इफ पीपल आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी वी कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप्स ऑफ पीपल। ठीक है, He also uses the concept of Adam Smith, where Adam Smith tells that rate of economic growth is directly proportional to quality of labor, not the form of government. So actually, China has invested in capital, human capital. That's the only thing. It is China is fortunate to have the political leader or political leadership which is investing in human capital. India, despite being termed as caged tiger, even after new economic policy, we couldn't develop our human capital. That's why we couldn't get the sprint like tiger, according to Amartya Sen. Human तो capital सब्सटेंशिएट करते capability. हुए इसी चीज को सब्सटेंशिएट करते हुए एक और पॉइंट बोलते हैं वो कि चाइना हैज ग्रोन फास्टर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ जो अभी बोला ना कि वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग करा है, तो इंडिया में भी स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, लैरी डायमंड एक है, ही हैज गिवन 3 Yeah, it was an aberration. Go ahead, sir. It was an aberration. Okay. All right. Larry Diamond has given 3 paradoxes of democracy: adversarial politics, indiscipline, and populist policies. Adversarial politics, indiscipline, populist policies. Yeah, adversarial Yeah. politics na means politics of oppositions, destructive oppositions like things. Even in the for the sake of political interest, party interest, they do these kinds of politics. Indiscipline Right. is also there, and populist policy also undermines sometimes democracy. इसको बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। जैसे अगर सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, कांग्रेस हर मुद्दे पे अपोज करेगी, तो दैट इज एडवर्सरियल पॉलिटिक्स। Exactly, sir. ठीक है, इसमें एक और बोल सकते हैं यार, एक लाइन याद आ रही है मेरे को कि एक और पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये है कि इंडिया में कि देयर इज अ डेमोक्रेसी एट स्टेट एंड नेशनल लेवल बट देयर इज नो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। Yeah. या फिर देयर आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बट विद इन द इंस्टीट्यूशन देयर इज नो डेमोक्रेसी। Yeah, it is. Joya Hassan had told that this is a paradox with the Indian political parties. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और किसी को ये पॉइंट याद आ रहे हैं क्या? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए थे। सर ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, इसका रीजन वो है एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह, उसको कोट कर सकते हैं। नहीं, आई मीन ये तो वैल्यू सिस्टम की बात है ना। अगर इंडिया की वैल्यू सिस्टम ही ऐसी है कि हम मानते हैं ना, लीडरशिप में मानते हैं, कैरेक्टर में मानते हैं। They political parties are they are modern institutions based. Our political parties are based on the organizations found in Western countries, Western society. But our traditional base is traditional, has remained traditional. We can also use the idea of Rudolf modernization of traditional. Like Ambedkar says that Indian democracy is a topsoil. Yeah, Correct, exactly. एक और है ना, जब इस दशरथ सर ने बताया, रॉड्रिग्स एंड रॉड्रिग्स का है ना वो, शायद ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन। अच्छा हाँ, सॉरी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का है ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। ठीक है यार, एक और पैराडॉक्स मुझे भूल गया, अभी याद आ रहा था। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का मैं ये इग्नू के मटेरियल में भी पढ़ रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि देयर इज नो नेसेसरी कोरिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ रिजीम एंड द टाइप ऑफ पॉलिटी। मतलब वो कह रहे हैं कि चाहे डेमोक्रेटिक हो या अथॉरिटेरियन हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड नॉट द नेचर ऑफ रिजीम। ये उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक जब उन्होंने कुछ कोई आर्टिकल था उसमें आई थिंक इन्होंने डाला है। its effect. So that like might infer these kinds of things. ठीक है, चर्चिल का देखते हैं। विंस्टन चर्चिल से डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज द बेस्ट टिल द टाइम वी डू नॉट डिस्कवर अ बेटर फॉर्म।
Okay, all right, guys. So democracy and development debate के बारे में does anybody wants to add anything? I would like to add in this democracy versus development debate. तो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के लीडर्स हैं दे प्रेफर द मॉडल ऑफ गाइडेड डेमोक्रेसी. एक कीवर्ड है यहाँ पे, गाइडेड डेमोक्रेसी. और इनका जो मॉडल है इसको सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म भी बोलते हैं. जैसे ये जो इनकी वैल्यूज बताते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट अथॉरिटेरियन मॉडल. ये अमर्त्य सेन का भी एक स्टेटमेंट था, वो मेंशन है या नहीं मुझे दिख नहीं रहा है. उनका स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेवलपमेंट इन अपोजिशन ऑफ दैट ली कुआन यू. वो उन्होंने बोला था ना कि डेवलपमेंट नहीं होता करके, तो उन्होंने अपोजिशन में बताया था कि डेमोक्रेसी एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम. तो उन्होंने वो कनेक्ट किया था. Development development brings the functionings, and that leads to the freedom. And development should be democratized. That's why I told that development as freedom. Book name is Development as Freedom. वो केरला का मॉडल भी थोड़ा सा कोट करते हैं कि केरला का मॉडल डेमोक्रेटिक होते हुए भी काफी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है Exactly. काफी यूरोपियन कंट्री से आगे है करके. In social indicators, Kerala is far ahead of many European countries only because they have invested in the human capital. एक्चुअली उनका इम्पोर्टेंट बोलना यह था कि डेमोक्रेसी इज नॉट वेस्टर्न आइडिया. वो जो ली कुआन यू बोल रहे थे ना कि वेस्टर्न आइडिया है और ये डेवलपमेंट के लिए एशिया में डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है करके. तो उनका ये बोलना था कि हाँ, हमारा भी ट्रेडिशन है, जैसे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन था, बुद्धिस्ट संघ ट्रेडिशन था, वो डेमोक्रेटिक था, और ये सब फायदे हमें दिख रहे. तो वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ वेस्टर्न वैल्यू. These kinds of idea were given by him. These kinds of idea were given by him in his book Argumentative Indians, in which he positioned that Indians have been argumentative, discursive, participative, deliberative. Exactly. Lee Kuan Yew also told that India has been a classic example of unrealized potential. So, as a suggestion, democracy is not the roadblock to the development. Rather, it is a method. But we should focus on the human capital in formation, according to Adam Smith. That will lead to economic growth, and democracy will lead to economic development. Conclusion also be like that. In a discussion, in a debate between Lee Kuan Yew and Amartya Sen, we can say that democracy is not mean to end, but democracy itself is an end. डेमोक्रेसी कुछ अचीव करने के लिए नहीं है सिर्फ, तो डेमोक्रेसी की खुद की वैल्यू है. इट हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. सो इट इज मस्ट. Anything else? क्या? I think Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. I'm saying कि should we move ahead? Yes, sir. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो इसमें अगर स्कॉलरली ओपिनियन देना है तो लॉक एंड मिल्स को कोट कर सकते हैं. कैसे, क्या है आइडियाज इनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में? What does Locke or Mill says about representation?
वही बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आफ्टर डायरेक्ट मतलब पार्टिसिपेटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बाद का ये 2 नंबर का अच्छा सा गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। ठीक है। फॉर लॉक हम ऐड कर सकते हैं कि इन हिज 2 treatises ऑन सिविल गवर्नमेंट ही कॉल्स फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को उठा सकते हैं। एंड फॉर मिल, इफ एनीबॉडी इज लिबरल ही इज मिल, तो उसके भी आइडियाज थे। और कुछ ऐड करना है किसी को? एनी अदर स्कॉलर दैट यू गाइस रिमेंबर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बात करता है? रूसो रूसो also डायरेक्ट calls for डेमोक्रेसी बात करता है ना? social contract. एडमंड बर्क नहीं, Edmund Burke, Parliament is the assembly of nations rather than place of promotion of narrow constituency interest. So he also goes for enlightened model of representation, along with J.S. Mill. ठीक है। और कोई? चलेगा आगे फिर? ओके। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि इट इज नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, पार्टी पॉलिटिक्स आएगा एंड प्रेशर ग्रुप्स आएंगे। प्रेशर ग्रुप्स को किसी ने आई थिंक रिजर्वोयर ऑफ लीडरशिप भी बोला हुआ है। जिन्हीं कोठारी। ठीक है। फिर इसको डेलीगेट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। लॉक एंड बेंथम। हाँ, ओके। लॉक एंड बेंथम कॉल्स इट एज डेलीगेट मॉडल, एंड इसके अंदर कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता है। दो मतलब द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता है। दे हैव टू स्टिक टू द मैंडेट दैट इज गिवन बाय द पीपल, जो भी आइडियाज दिए हैं। ठीक है। फिर आगे एक और फॉर्म है इसके अंदर, एनलाइटन्ड रिप्रेजेंटेशन, जो कि मिल एंड एडमंड बर्क बोलते हैं। दे हैव गिवन द लिबर्टी टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब तुम्हारा इलेक्शन तक काम है, इलेक्शन के बाद में उनको जो करना है करने दो। ठीक है। फिर इसके क्रिटिसिज्म है। और कुछ ऐड करना है किसी को क्रिटिसिज्म से पहले? हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, मतलब डज एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? नन फ्रॉम माय साइड। इसमें ऑडिबल है क्या? हाँ हाँ। यस। हाँ, इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसा कि पॉपुलर सॉवरेनिटी हो गया। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जो मेजोरिटेरियन होगा दे वुड फॉर्म द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन वोट ऑफ पीपल, एंड देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी आल्सो, व्हिच मींस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, ऑल्दो ये डिक्टम पूरा वन वैल्यू तक तो आई थिंक B.R. अम्बेडकर का था, बट एज सच व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो उसका एक फंडामेंटल एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होता है, एंड फाइनली पॉलिटिकल लिबर्टी भी एक उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो बस ये ऐड करूंगा। थैंक्स। सर एक जॉन लॉक का कोट्स भी था ये डेलीगेट मॉडल पे। वो बोल रहे थे, गवर्नमेंट इज ट्रस्ट एंड पीपल आर ट्रस्टी, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी ओरिजिनल पावर। ये डेलीगेट मॉडल पे था जॉन लॉकी का। Further it is government enjoys the only delegated power. यस यस। Anybody else? ठीक है, क्रिटिसिज्म देखते हैं।
रूसो बोलते हैं कि इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली वंस इन 5 years। तो ऑब्वियसली रेफरेंस है कि पीरियोडिक इलेक्शंस हो रहे हैं बट रेगुलरली बेसिस पे पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। फिर गांधी बोलते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्वराज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ओशियनिक सर्कल्स ऑफ पावर का एग्जांपल दे सकते हैं अपने यहाँ पे। एम.एन. रॉय ही कॉल्स फॉर रेडिकल डेमोक्रेसी, ग्रासरूट डेमोक्रेसी। और कुछ याद आ रहा है क्या एम.एन. रॉय के बारे में किसी को? Cosmopolitan. वो आई थिंक He also goes for cosmopolitan model, but with respect to what I am forgetting it. वो शायद ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं कि मतलब ह्यूमन सेंट्रलिटी, ह्यूमनिज्म है ना कुछ उनका, Yes, sir. रेडिकल ह्यूमनिज्म। हाँ, तो ही टॉक्स अबाउट सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उनका ऐसा था कि ही एक्चुअली रिजेक्टेड बोथ मॉडल्स ऑफ he rejected both communism as well as democracy, and that is when he came up with something called a radical democracy. Borderless state. ठीक है, ये था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बारे में। किसी को कुछ ऐड करना है इंट्रो कंक्लूजन के बारे में या फिर एनीथिंग एल्स? इंट्रो तो आई थिंक डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन कोई भी डाल सकते हैं इसमें अपन, जो अपन ने लॉर्ड ब्राइस की देखी ऊपर, या फिर अब्राहम लिंकन कोई भी डाल सकते हैं इसमें से। No, sir. Lord Bryce is very good, very good. Abraham Lincoln na procedural democracy, not substantive one. So Lord Bryce definition encompasses all the basic tenets of democracy. अरे वो याद नहीं रहता यार, बताओ चलो अभी याद है क्या लिखते हैं? बस बोलने का था। आई थिंक लॉर्ड ब्राइस ये बोल रहे हैं ना कि मेजोरिटी ओपिनियन लेजिस्लेशन करना चाहिए। और क्या था उसमें लॉर्ड ब्राइस वाले ने डेफिनेशन में? धोखा हो गया। कोई नहीं, बाकी लोग बताएंगे ना। ठीक है, लेट्स सी। मेजोरिटी ओपिनियन लेजिस्लेशन बना रहा है। और क्या है उसमें लॉर्ड ब्राइस वाला? अरे बोलो यार जिसको याद है। कोई नहीं, चलो ठीक, देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ द पीपल एक्सप्रेसिंग देयर सॉरेन विल एंड मेजॉरिटी ओपिनियन डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेशन। ठीक है, सो रूल ऑफ द पीपल, सोवरेन विल एंड मेजॉरिटी ओपिनियन हु इज डिटरमाइनिंग लेजिस्लेशन। हाँ ठीक है, चलो इसको रट लेते अच्छे से, आगे चलते हैं। फॉर नाउ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अंदर सिटीजन पार्टिसिपेशन पे ज्यादा फोकस करा जाता है एंड दस इट लीड्स टू गुड गवर्नेंस इन द एंड। सेकेंड ARC कॉल्ड फॉर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लाइन आई थिंक बहुत जगह पे एथिक्स में यूज कर सकते हो, जो लोग मेंस दे रहे प्लीज रिमेंबर दिस। सेकेंड ARC कॉल्ड फॉर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अरिस्टोटल हैज गिवन द सब्सटैंटिव सिटीजनशिप मॉडल एंड मैंडेटरी पार्टिसिपेशन की बात करते हो, मतलब ही सीज सिटीजनशिप एज अ ड्यूटी, इट इज नॉट अ फ्री, सबको नहीं दे रहा है वो। किन किन को एक्सक्लूड किया था उन्होंने अरिस्टोटल ने? फॉरेनर्स, करेक्ट, वुमन, चाइल्ड, ओल्ड एज पीपल, स्लेव्स भी। हाँ, बच्चे, बूढ़े, औरत। ठीक है, ऐसा लगता है वल्नरेबल को वल्नरेबल रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। और कुछ आइडिया है क्या अरिस्टोटल का जो याद आ रहा है आप लोग को डेमोक्रेसी के बारे में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी? आई थिंक उनका जो पॉलिटी था वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्म था ना एक। या इट वाज द बेसिस ऑफ कलेक्टिव विजडम। हाँ, तो कलेक्टिव विजडम का वो बोलते हैं कि लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन। मतलब लॉ बनता है बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव विजडम से। और कोई स्टेटमेंट याद आ रहा है डेमोक्रेसी के बारे में उनका, कुछ भी ऐसा? एथेनियन डेमोक्रेसी, बस ऐसे याद आ गया। एक स्टेटमेंट है उनका कि मेनी पीपल डेलिबरेटिंग टुगेदर कैन कम अप विथ बेटर डिसीजन देन अ फिलोसोफर एक्टिंग अलोन। सही है ना? किसी को कुछ सही है? हाँ, ये फिलोसोफर किंग का क्रिटिक्स है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट कलेक्टिव विजडम इज। हाँ, ये चीज हम डाल सकते हैं पार्टिसिपेटरी में भी और रिप्रेजेंटेटिव में, दोनों में डाल सकते हैं इस चीज को, मतलब डेमोक्रेसी में कहीं भी डाल सकते हैं।
In participatory and later in deliberative model, not in representative model. करेक्ट हाँ. और कुछ अरिस्टोटल के बारे में या आगे चले? ठीक है. नेक्स्ट है हाना आरेंट. शी सेज man is a zoon politikon and everyone has duty of civic participation to avoid totalitarianism. वो क्या बोलती है? अगर हम evil सहते जाएंगे तो it becomes banality of evil. Evil becomes normal. और अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इग्नोरेंस होगा पॉलिटिकल स्फीयर में एंड इट विल लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स. ठीक है. और कुछ है हन्ना अरेंट के बारे में? No sir, you have told the good things. एक और चीज बोलती है वो कि थिंकिंग एंड एक्शन में विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो शी सेज कि थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड ऑब्वियसली थिंकिंग कौन सा वाला? तो पॉलिटिकल थिंकिंग. तभी तो हम पार्टिसिपेट करेंगे ना. Yeah, vita completiva and it is zoon politikon is the real human condition. करेक्ट. और कोई कीवर्ड याद आया हन्ना अरेंट के बारे में जो रिलेवेंट हो सकते हैं? ओके. मेथड्स देखते हैं क्या होते हैं. मेथड्स होते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, आरटीआई. प्लीज एक्सप्लेन क्या होता है रेफरेंडम. Referendum is an institution of democracy. It is linked to law making. When any bill or amendment is referred to the people's verdict, it is called referendum. Means it has been referred to the people. ओके. एक और सिमिलर शब्द है इसका, इसमें लिखा नहीं शायद. Plebiscite, but that is not हाँ. the institution of democracy. That is the institution of means Brexit, partition of a country, that kind of thing, which is not a democratic institution. Okay. And ठीक है. that can be a democratic institution in itself, but that is not part of democratic system. What is the difference between plebiscite and referendum? With respect to examples, means Brexit, which is not like law making. That is kind of taking the opinion on general issue. Means whether Scotland should come out of Britain, whether Gibraltar should come out of Britain. That is kind of things are called plebiscite. That's why Pakistan tolls for plebiscite in UK types of things should be there. But referendum, law making is means views of people. So here laws or bill are referred to the people view. So that is referendum. सर मैंने कहीं पढ़ा था एक बाइंडिंग होता है एक नॉन बाइंडिंग होता है, ऐसा कुछ. Obviously plebiscite नॉन बाइंडिंग होता है. आई थिंक referendum is binding. Okay, I don't know with respect to that. नहीं कहीं पढ़ा था, पता नहीं. Okay. Initiative enactment of the bill or law is initiated by the people. Recall of the representatives means so. Yeah. सिटीजन चार्टर क्या होता है? So it's basically a dashboard kind of thing जहाँ पे एक सिटीजन्स के क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं उस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. वही है ना सिटीजन चार्टर? यस सर. स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस वगैरह सब मेंशन होगा. करेक्ट. एग्जैक्टली. क्वालिटी ऑफ सर्विस, टाइमली कितना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या होगा, ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, एंड अथॉरिटी क्या, ये फ्लो कैसा रहेगा ग्रीवेंस रिट्रेसल में. यस. ठीक है. फिर सोशल ऑडिट क्या होगा? GS4 में भी एक्सप्लिसिटली दे रखा है. हाँ उसी में है एक्सप्लिसिटली. या. सोशल ऑडिट क्या होता है? Social audit is an institution of auditing. Actually, it is used at a panchayat level of village. Means what is that? Local Manrega. Institutionalized way there. Correct. So society takes part in auditing. So basically, it's a mechanism of monitoring and inspection. जहाँ पे instead of any monitoring agency or any authority, people itself take part in the monitoring mechanism. तो इसका institutional way तरीका है. RTI is right to information. Anybody wants to add anything on RTI?
Is RTI RTI a fundamental right? Yes. No. Which article? 19(1). No, no. 19 and 21. Sorry. क्या क्या? 19 It and is a legal 21. right. Okay. Is it fundamental right? Sir, how Yeah, can it this be a is fundamental fundamental. right? Right to information is a kind of fundamental right only. But there Under is a Article limitation 19 ना. and 21. पीएम केयर फंड का तो All इंफॉर्मेशन मिला नहीं ना. no fundamental right is absolute. They are, Qualified. they can be bound to some limitations. So that also Reasonable applies to right restriction. to information also. तो Yes, basically this Sanjay is helps right. in making informed choice. Thereby, is also part of freedom of speech and expression. Correct. So basically Sanjay is correct. Right to information is a fundamental right under Article 19. And somebody mentioned that it's a legal right. It is correct. It is legal right as well as fundamental right. But अगर आंसर में दोनों में से जो भी रहेगा उसको टिक मार्क करना है. अगर दोनों रहेगा तो fundamental right will take precedence. It is not just 19, 21 is also included. Because ultimately, if you don't know, you cannot act. So कहीं ना कहीं right to life में भी include हो जाता है. अगर आंसर में दोनों रहेगा तो क्या डालेंगे? 19. मतलब इतना ट्रिकी तो नहीं रहेगा. बट अगर ऐसा आता है तो ये पता होना चाहिए 19 और 21 दोनों में होता है. वो आई डोंट थिंक वो ऐसा पूछेगा कि 19 या 21 Yeah. In Raj Narayan case, way back in 70s, Supreme Court had told that right to information, right to have information is fundamental right for the purpose of informed choice. Then only they can enjoy 19(1) right to expression in fullest sense. Okay, all right. Thank you guys. So we'll move on now. हमने देख लिया सारे almost. Rusu says direct democracy we should use to know general will. तो direct democracy रहेगी तभी general will समझ आएगा अपने को. जेएस मिल कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बेस्ट. डायरेक्ट ही है ना ये? Yes, sir. Representative democracy is second best. Then Habermas, he says he is a neo-Marxist. In his book Legitimation Crisis, he gave the concept of public sphere. Legitimacy only when there is a cooperative communicative action in an ideal speech situation. तो ये बस बेसिकली कीवर्ड्स है, रट्टा मार लो हेबरमास के नाम से. कोऑपरेटिव कम्युनिकेटिव एक्शन आइडियल स्पीच सिचुएशन में होना चाहिए. दैट इज द वे टू अवॉइड लेजिटिमेशन क्राइसिस. नैन्सी फ्रेजर है रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं. काउंटर पब्लिक सोशल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, मोबिलाइजेशन, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, ट्रांसनेशनल पब्लिक स्फीयर होना चाहिए. सिमिलर थॉट्स एम एन रॉयस के हैं. अब बताओ इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या या फिर इलेबोरेट करना है कोई चीज? हेबरमास का जो व्यू है इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू हैना एरेंट का जो व्यू हमने पढ़ा था. तो हैना एरेंट वहां पे बोलती है जोन पॉलिटिकन के हम लोग सिविक पार्टिसिपेशन करें. तो बहुत कुछ उसी से सिमिलर है कि कम्युनिकेटिव एक्शन बेसिकली वी शुड आर्टिकुलेट आर ओपिनियन या फिर कोई भी एक डिमांड है उसको आर्टिकुलेट करना चाहिए एक पब्लिक स्पेयर में, जो एक फ्री स्पीच होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई फोर्स सिचुएशन हो. तो एक आइडियल स्पीच सिचुएशन के अंदर अगर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे सो इट वुड बेसिकली डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगा. और जो एक लेजिटिमेशन क्राइसिस आ रखा है क्योंकि सिंस ही इज अ नियो मार्क्सिस्ट, तो उस पर्सपेक्टिव से उसने बोला है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो बोलते हैं कि मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है और सब लोगों का व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको वो कहीं ना कहीं नेगेट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं अभी भी जो काइंड ऑफ बुर्जुआ जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, प्रोलेटेरिएट का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो इसलिए वो कहते हैं कि एक फ्री स्पीच सिचुएशन होना चाहिए सॉरी या फिर एक आइडियल स्पीच सिचुएशन होना चाहिए टू अवॉइड अ लेजिटिमेशन क्राइसिस. तो जो वेलफेयर स्टेट है बेसिकली उसको रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे क्योंकि जो लिबरल थे वो बोल रहे थे वेलफेयर स्टेट आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया. तो उसको वो नेगेट कर रहे थे लेजिटिमेशन क्राइसिस अपनी बुक के अंदर. सो काफी कुछ सिमिलर है हैना एरेंट से, बस कीवर्ड डिफरेंट है. ठीक है, नाइस पॉइंट्स. एनी अदर वैल्यू एडिशन यू वांट टू मेक? एनीबॉडी एल्स? डॉर्किन का था ना वो वॉइस मैटर्स ओवर चॉइस.
Yeah, he tells na a head counting principle. Democracy cannot be reduced to head counting principles. Majoritarian cannot be the fundamental rule. Right. Fairness is the fundamental rule of Fairness. democracy. Fairness is the fundamental. सर गांधी का कॉन्सेप्ट आएगा क्या इसमें सर? गांधी पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनका पूरा जो भी मेथड था, जो भी उनका विजुअलाइजेशन था, सब ना पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की तरफ इशारा करता। और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे कुछ बोले हैं क्या? आई थिंक स्वराज के कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे थे शुरू में ही, ऑसियानिक सर्कल वाला, एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज एट नेशनल लेवल, बोथ स्वराज। व्हेन वी स्टडी स्वराज ना, वी शैल डिस्कस इट बढ़िया प्रॉपर में। अच्छा, किसी ने डॉर्किन का बोला था, कैन यू प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट? या फेयरनेस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट द मेजोरिटेरियनिज्म। ओके, उसके पहले बोला था किसी ने, वॉइस मैटर्स ओवर चॉइस। ये एक पेरिक्लस का व्यू लिया था क्या हमने इसमें? नो, नॉट टिल। Okay, so he says that debate and discussion is precondition for sound policy. किसने बोला था? वो पेरिसिलिस जो आप कह रहे हो ना, इट वुड कम इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अभी हम शायद रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ना, नहीं पार्टिसिपेटरी कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी में आएगा ना, पार्टिसिपेटरी कर रहे हैं, बट वो प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम ये चीज बोलेंगे। या नहीं, मतलब थोड़ा सा सिमिलर टर्म है। कॉन्टेक्स्ट क्या एक्चुअली, अभी पेरिक्लस जो है वो अथेनियन था, बराबर, तो वहां पे सिटी स्टेट था, ऑब्वियसली देयर वाज अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये एक्चुअली ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिबरेटिव में ना दोनों में जा सकता है आराम से, ऐसे कंपार्टमेंट इज नॉट देयर। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ गए पॉइंट सब लोग। ये कैरोल पैटमैन हैज गिवन दैट 3 पॉइंट्स लाइक ना, पार्टिसिपेशन हैज एजुकेशन वैल्यूज, इट मेक्स डेमोक्रेसी इंक्लूसिव, एंड दिस इज द वे टू रियलाइज द आइडियल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। बताओ प्लीज, पढ़ लीजिए। Deliberative democracy, it should be rational deliberation, collective debate, dialectics. Aristotle goes for people deliberating together, better decision than expert acting alone, countering philosopher king. Mills, champions of freedom of speech and expression, always mention Joshua Cohen and Habermas for deliberative democracy. Yeah, so we had already discussed Habermas with respect to Joshua Cohen, so we shall study now. She tells 5 elements of direct democracy, that is expected continuity, non-coerciveness, respect for pluralistic values, basis of legitimacy it is there, and deliberation as the deciding factor in policies. So in deliberative democracy, actually scholars start from Pericles, Aristotle, J.S. Mill, John Rawls, Amartya Sen, Hannah Arendt, Dworkin, Habermas, then Nancy Fraser, Joshua Cohen, that. Even advantages given by Jeremy Waldron. So with respect to John Rawls, people belonging to different comprehensive doctrines can develop an overlapping consensus by public reasoning, in his book Political Liberalism. Amartya Sen goes that non-coercive environment is not enough, capacity building is also required. Without public debate, government will not pay attention. Yeah, Joshua Cohen. So it has been studied. Actually, Joshua Cohen has explained 5 features of deliberative democracy. First, an independent and ongoing association of people with expected continuity. That is, should be regular practice of deliberation. Means expected continuity should be there. It should not be like after 8 years there is election, then election after 20 years, which was practiced in Panchayati Raj institution. That was not continuity practice. The second point is people accept that deliberation is the deciding factor in formulation of policies. Third, non-coercive environment where each person recognizes the capacity of others to speak. Sometimes we face people countering democracy, bringing democracy in an educative India.
people masses don't have capacity. So she tells non-coercive environment where each person recognize the capacity of others to speak. Fourth is there is a respect for pluralism of values, and deliberation is a source of legitimacy. Goes like Habermas. Alexis de Tocqueville worried that democracy was turning into tyranny of majority with respect to he has studied the US model. Mill had given suggestions like weighted voting, plural voting, strengthening House of Lords. Participatory democracy in itself may not become deliberative unless we provide a conducive environment of Habermas, Joshua Cohen, etc. Every person's view is respected and will of majority is not imposed. That is human dignity. Again, Joshua Cohen, the Kantian idea. So these are the things. Scholars goes like this in deliberative democracy. Pericles tells discussion is never a stumbling block. It is an essential prerequisite for any wise action. Aristotle means collective wisdom, better decisions while people deliberating. J.S. Mill, freedom of speech and expression. John Rawls, public reasoning, overlapping consensus. Amartya Sen means idea of public reasoning, public sphere, capacity to debate. People should have capacity to debate. 6. Hannah Arendt, condition for democracy, action and speech, vita completiva, real human conditioning. 7. Dworkin's, head counting principles, fairness is the fundamental, voice over choice. What was that? I get forgetting it. Dworkin's wala voice over choice था ना? It matters over choice. Okay, thank you. Habermas का communicative action, technical terms are like this. Habermas का ideal speech situation, communicative action, public sphere. तो नैन्सी फ्रेजर का जाएगा counter public through by marginalized sections and transnational public sphere. जेरेमी वॉल्ड्रिन भी इनके एडवांटेजेस बताती है. She supports majoritarian model. It is practical to go for decision by majority when morally and politically equal persons disagree. बस उसी को काउंटर करेंगे. डॉर्किन बोलेंगे कि virtues of majoritarian have been unnecessarily exaggerated. ठीक है. जोशुआ कोहेन, नैन्सी फ्रेजर, आर्मी गुटमैन भी है कि following advantages of deliberative democracies which appear in questions. So these are the advantages. A best way to deal with disagreements, best way to secure the legitimacy of collective actions, encourage public perspective on public issues, better policies, public education, development of trust, a way to know our genuine preferences, strengthening democracy. Democracy it makes democracy constitutional, enlarges our understanding of issues. So deliberative democracy is based on justice, fairness, human dignity. It gives priority to voice over choice and debate over voting. That's it. यहाँ पर कुछ दिया है. Question is there. Deliberative. Deliberative democracy पे according to Lord Bryce, democracy is the rule of people expressing their sovereign will and majority opinion determining the legislations. Deliberative democracy is kind of direct democracy which lays more stress on deliberation. It is a very old concept with Aristotle suggesting that deliberation is the best way to reach good decision as it represents collective wisdom of all. Rousseau also says that deliberation is the best way of knowledge the general will of the people. J.S. Mill was also concerned about tyranny of majority and was the greatest champion of freedom of speech and expression. Rawls tells people belonging to different comprehensive doctrines can develop overlapping consensus by public reasoning. Yeah. Public reasoning was used by John Rawls, later by Amartya Sen also. Joshua Cohen gives essential elements of deliberative democracy, means consensus that deliberation is the basics of legitimacy, non-coercive environment, expected continuity of deliberations, respect for plurality of values. Yeah.
Neo-Marxist scholar Habermas gives the concept of public spheres where person can discuss freely without coercion. Alexis de Tocqueville have concerned that democracy was turning into a tyranny of majority and game of just game of numbers. Means turning into a Just a tyranny of game of majority. numbers. Yeah. Thank you, sir. As can be seen in मैं पढ़ लूँ क्या दर्शक सर? Yes, sir. Go ahead, sir. As can be seen in contemporary democracies, deliberative democracy forms the essence of democracy, as people accept that democracy is not mere voting but deliberation among people. It gives priority to debate and discussion over voting and leads to better policies, legitimacy of the government. इसमें ऐड कर सकते हैं गुड गवर्नेंस डाल सकते हैं. ठीक है. एक और लिखा है कि डेमोक्रेसी इज सपोज टू बी डेलिबरेटिव, but in recent times Tocqueville's worst fears of tyranny of majority and democracy being reduced to just game of numbers is coming true. ठीक है, आगे चलने से पहले एक और आंसर ऊपर लिखा हुआ था, वो भी देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज अबाउट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. कमेंट करना है. तो इंट्रो में लॉर्ड ब्राइस हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल एक्सप्रेसिंग देयर सॉवरेन विल and majority opinion in determining legislation. Participatory democracy is also known as direct democracy, in which all public decisions are taken by a global body of globally है क्या हो? General body of citizens. General. There exist mainly two schools of thought. One, liberal discourses with scholars like Rousseau and J.S. Mill take an institutional approach with instruments like referendum, recall, initiative, and plebiscite. The second school of thought, radical democracy. Marxist scholars like Habermas, Nancy Fraser supports public action, protest, and social movements. तो ये था मतलब पार्टिसिपेशन कैसे करना है, इसके ऊपर दो स्कूल्स ऑफ थॉट है. एक है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा है पब्लिक प्रोटेस्ट एक्शन या फिर सोशल मूवमेंट्स. Rousseau said that only through participated democracy can the general will of the people can be known. Habermas has given the concept of public sphere where people come together to discuss freely the issues of common concern. इसमें वो जो public ideal speech situation and cooperative communicative action में डाल सकते हैं keywords. Nancy Fraser suggests that exploited class to go for their own public sphere called as counter public. Good governance and SD क्या है? Substantive democracy not possible without citizen partnership. Though participatory democracy is desirable, yet it is feared that excessive participation could lead to mobocracy. Okay. Gabriel Almond and Sidney Verba suggest civic culture as the perfect balance. Amartya Sen also focuses on the need for capacity building, thus non-coercive environment and capacity building are required. अच्छा, जो गैब्रियल अल्मोंड और सिडनी वर्बा है, उन्होंने और कौन से कल्चर बताए थे? एक तो पैरोकियल कल्चर था, उसमें क्या था, और एक और कौन सा था? हेलो. Yes, sir, listening. बताओ. गैब्रियल अल्मोंड और सिडनी वर्बा ने क्या क्या बताया? एक तो पैरोकियल कल्चर था, एक ट्राइबल कल्चर भी था कि शायद उसमें, या सेम ही था? पैरोकियल था, पार्टिसिपेंट था, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर था. ठीक है. मुझे एक प्रॉब्लम है ये यहाँ पे. ये जो when you were reading that answer na, there were written that deliberative democracy is equal to participatory democracy. Is it true? No, can be. ऐसे एक्चुअली क्या ना, these are not watertight compartments. So if you will like na science, that is H2O and H2 hydrogen molecule, that will be different kind of thing. That's what I want to say.
कि ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो पार्टिसिपेटरी नहीं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो भी डेलिबरेटिव हो सकती है ना, क्योंकि लाइक दैट गवर्नमेंट Yeah, कोई बिल बनाता है और पब्लिक स्पेयर में रखता है, दैट इज yeah, डेलिब्रेशन that ना। deliberation. Yeah, if you in participative model of democracy, if we apply Joshua Cohen's and idea of public reasoning and ideal speech situation is there even in the participatory, that itself become the deliberative. थैंक यू। Three आगे cultures of कुछ और शॉर्ट नोट दिख रहा है। ओके सर, 3 कल्चर्स पैरोपियल में ट्राइबल्स है जो कि उनको मतलब नहीं होता स्टेट से ज्यादा। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें ईस्ट है, हम लोग हैं। पार्टिसिपेंट है वेस्ट, जिसमें कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाता है। वही बोलता है ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो फिर वो कोलैप्स कर जाएगा। और आउटेगा गैसेट डायरेक्ट बोलती है, फासिज्म के थ्योरी में देते उस समय एनालाइज में पढ़ रहे थे कि टू मच डेमोक्रेसी टर्न्स इनटू मोमोक्रेसी। दैट्स इट सर। देखते हैं अपन, एक और शॉर्ट नोट है, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आप लोग को? यस सर। ठीक है। कमेंट ऑन द प्रपोजिशन दैट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड प्रेसीड लिबरल डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पावरफुल आइडियाज ऑफ आवर टाइम। वो कहते हैं ना कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल एज डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन। उसके ऊपर है कि अकॉर्डिंग टू चर्चिल इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज ऑल्सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंटिल वी हैव एन बेटर अल्टरनेटिव। फिर we are living in the age of democracy as well as democratic confusion. Democracy has become widely accepted globally. Samuel P. Huntington, 3 waves of democracy and reverse waves of democracy. Democracy is considered as Western obsession, not suitable for third world countries. Lee Kuan Yew, Singapore, Mahathir Mohamad, Malaysia have given Asian values. फिर अरब एक्सेप्शनल कंसेप्ट देखा था अपन ने। After World War II, post-colonial countries adopted democracy. However, with the exception of India, Sri Lanka, most जगह पे democracy collapse हो गई। यहाँ पे वो कोट डाल सकते हैं कि India is the only island of democracy in the otherwise ocean of authoritarians. फिर one of the main reasons for collapse of democracy has been the lack of democratic culture. Other reasons can be neo-colonialism, interference of Western countries in colonies. Third, superpower rivalries. Fourth, overdeveloped state. किसने दिया ये concept? Jalvi. Correct, Hamza Alvi. According to Farid Zakaria, constitutionalism must precede the introduction of democracy. J.S. Mill, democracy in countries where democratic culture exists, constitutionalism exists. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या लिखा है पता नहीं। He gives the example of Britain where rule of law became political culture and only gradually democracy has been introduced. That is why they have unwritten constitution. No? There is a tradition among Western scholars to suggest that there are certain prerequisites for success of democracy. J.S. Mill held that democracy is not the best form of government for barbarians. Amartya Sen challenges the monopoly of the West over democracy, and he says democracy has a universal value. Success of democracy in India against all the odds shows that the success depends on the political will of the authorities. Democracy itself can be used to build a democratic culture. Though Indian democracy suggests from many inadequacies, yet India is the island of democracy within otherwise ocean of autocracy. Today, यहाँ पे नेहरू जी का भी कोट डाल सकते हैं अपन। Today, many Western countries talk about strategic partnership based on values of democracy. Prime Minister of Japan talks about diamond of democracy, and India is one of them. Okay, nice, काफी बढ़िया था। आगे चले क्या, या किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा अपन ने? फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट ये भी हो सकता है। डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली। मतलब आई थिंक डेमोक्रेसी किसी भी आंसर में हमें ये ऐड करना चाहिए, बिडेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फर्स्ट समिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है बिडेन गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी के? कुछ हाइलाइट्स होने चाहिए अपने पास।
वो एक्चुअली चाइना को काउंटर कर रहे हैं कि उनको अथॉरिटेरियन को डिस्क्रेडिट करने के लिए उन्हें डिवीजन डाल रहे हैं, डिवीजन बना रहे डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स में, और बोल रहे कि one who is sitting at the countries which are sitting at the fence have to choose whether to be part of democratic setup or the part of undemocratic setup. This is more of the political game, a strategic game. That's why it is more related to the international relations. Yeah, strategic. How we can even China call themselves as democracy in the recent time, and even I want to add some more. In some Western countries, using democracy as a tool to interpret or influence in the domestic affairs or other nations, even in India. We know that even they are using the tool of democracy. They say that you are not doing this. This is not democracy. They are interfering in the internal matter. And also one more thing, we know that the Middle East, the regime, they sees the Iran as not a democratic, even it's democratic in partial sense, and but the Western scholars see democracy is not suitable for the Middle East because of the autocratic regimes is supported by the US. But even that sense, the scholars even tell that it is not because of the. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. Yes, we are listening you. Okay. Even I just you. Many of you know that Seyhan, the Peter Seyhan, Zain Hall, and there's one more scholar. I don't remember. In his recent interview with an with a strategic channel, I don't remember it. They said that the democracy is a universal value, but at the same time, the critics say that, and the arguments say that, yeah, it's a strategic tool to interfere. Not in every matter they can. Even the Hong Kong crisis, they said that even we know that it's a matter of China. Even in the Kashmir issue, they even said that human right, democracy, even in the farmers' protest, they said, okay, this is not allowed in democracy. So they try to influence the internal matters. Sir, as Sudarshan sir was saying that what we would write in this, I have one statement from Joe Biden in February. Hello? Go ahead. Sir. Sudarshan sir was asking something like, what should we write in Democracy Summit? I have one statement from Joe Biden. It was given in February 2021. Shall I type it in the group or shall I just read it out? Whatever you like. Okay, so tell us now. You please read out, then you can put it on group as well. Okay, so democracy does not happen by accident. We have to defend it, fight it, and strengthen it, and renew it. See, it's just one statement, but if this statement is to be elaborated, we can just give one thing, that we are in a way of reorienting democracy. We were just discussing that democracy in contemporary sense. We can just add this, that the Democracy Summit has this nuance or the substance that it has to reinvent. And apart from that, one statement from Prime Minister Modi is also, I guess it is from Prime Minister Modi, that democracy has delivered and democracy will deliver, something like that. So we can use this statement to to highlight this Democracy Summit and the current changes in democracy, if we want to. Please correct me if I'm wrong, that if we could put it or not. It's a very useful input. Very useful. Quite. Yeah, it's too good. And even the Modi's quotes that democracy is with people and within people. This is also so relevant. Yeah, it's a current quote. I guess in Democracy Summit he said this statement. Right. Yeah. But even in that same time, Joe Biden said that even this Democratic Summit even is not explicitly said, but after the White House document, I find out that even if before this session, he said that USA had great inflation one point with the China. That he indirectly said that USA is contesting with the authoritarian regimes.
Okay. That means All right. democracy versus authoritarians. I don't ठीक है get. ठीक है. Could you please repeat? What? Hari, do one thing. Just post your ideas in the group. We can discuss Okay, it okay, later fine. again. Okay, fine. All right. So let's move on to next topic. It is like C.B. Macpherson's views about democracy. So who was C.B. Macpherson? He was an egalitarian thinker. He was from critical liberal बोलते हैं उनको, critical liberal. He had classified the existing theories of democracy, classical and modern theories उन्होंने बताया था. क्लासिकल थ्योरीज को बोला कि दो टाइप के हैं, एक प्रोटेक्टिव है, दूसरा डेवलपमेंटल है. फिर प्रोटेक्टिव थ्योरीज जो थे जॉन लॉक वाला है, जेरेमी बेंथम का है, बिकॉज दे वांटेड टू ओनली प्रोटेक्ट राइट्स, मतलब पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोटेक्ट राइट. डेवलपमेंटल मॉडल है जेएस मिल या फिर टीएच ग्रीन. किसी को इनके स्टेटमेंट याद है क्या, विच शोज कि ये प्रोटेक्टिव है या फिर डेवलपमेंटल है? कोई भी स्टेटमेंट जो याद आ रहा है? हाउ इज जेएस मिल या फिर टीएच ग्रीन डेवलपमेंटल थियोरिस्ट? T.H. Green gives the state hinder the hindrances. So J.S. Mills also goes for freedom of speech and expression. So these are the conditions which help a human being enjoy their potential in fullest sense. ठीक है, और कुछ किसी को ऐड करना है? जॉन लॉक, बेंथम, मिल्स या ग्रीन, उनके आइडियाज बताओ क्या है, या फिर एनी कीवर्ड स्टेटमेंट्स, कुछ भी जो याद आ रहा है. आई थिंक वो डेवलपमेंटल पावर ओवर एक्सट्रैक्टिव पावर टीएच ग्रीन का ही था शायद, है ना? नहीं यार, याद नहीं आ रहा है ग्रीन का मेरे को. लॉक का हम बोल सकते हैं नेचुरल राइट्स वाला थियोरी है, एंड बेंथम कॉल्स राइट्स एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट. एक दो और कीवर्ड्स थे उसमें. His book name is Anarchical Fallacies. करेक्ट. तो बेंथम बिलोंग्स टू लीगल स्कूल, राइट? लीगल राइट्स वाला थियोरी. लॉक इज नेचुरल राइट. और कुछ याद आ रहा है किसी को इन चार स्कॉलर्स के बारे में? जॉन लॉक डेलीगेटेड मॉडल ऑफ पावर बोलते थे, डेलीगेटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, और कुछ एनी अदर कीवर्ड्स? सर एक क्वेश्चन आपने डाला था परसों या कल जेएस मिल के बारे में, जिसमें आपने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन से फॉर्म की डेमोक्रेसी है, जहां पर जनरल विल ऑफ द पीपल शुड शेप द पॉलिसी. डेमोक्रेसी में ऐसा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. मॉडर्न थियोरीज को उन्होंने दो तीन पार्ट में डिवाइड करा है. एक है एलाइटिस्ट, एक है प्लूरलिस्ट. देन मैकफर्सन खुद के आइडियाज देते हैं डेमोक्रेसी के बारे में. एलाइटिस्ट में आते हैं सी राइट मिल्स एंड शुम्टर है. तो शुम्टर ने दिया था मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज लाइक द मार्केट, वोटर्स आर लाइक कंज्यूमर्स एंड पॉलिटिशियंस आर लाइक एंटरप्रेन्योर्स. तो वही मतलब मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया है शुम्टर ने. ओलिगार्की इज द आयरन लॉ ऐसा बोला है रॉबर्ट मिशेल्स ने. इनको क्रिटिसाइज कौन करता है? ढाल, शुम्टर, एक्सेस, ऐसा कुछ तो बोलते हैं. रॉबर्ट डेल में पॉलियार्की, डिफॉर्म पॉलियार्की वाले. ठीक है, तो इनको प्लूरलिस्ट बाद में कौन है? फिर रॉबर्ट डहाल है जिन्होंने पॉलियार्की दिया हुआ है कंसेप्ट. मैकफर्सन ने बोला है कि बोथ आर इलाइटिस्ट. प्लूरलिस्ट मॉडल्स आर प्रोसीजरल ओनली, दे ओवरलुक द सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. एंड मैकफर्सन क्रिटिसाइज्ड शुम्टर, Dahl, Access to highlight that Shumter, who was an elitist, and Dahl, who was a pluralist, are giving only procedural models. Substantive model नहीं दे रहे वो. Sorry, Dahl was not pluralistic, rather Dahl was also elitist. Schumpeter was market model of democracy, where they treat democracy as a market, buyers, sellers, entrepreneurs. ठीक है. Okay. Does anybody wants to add anything until now? सर आई हैव वन थिंग सर. जहां हमने प्लूरलिस्ट लिखा है सर, आपने एक तरीके से देखे तो जब हम जॉन लॉक के आइडियाज को पढ़ते हैं, पहले वो नेचुरल राइट्स के बारे में जस्टिफिकेशन देते हैं, उसके बाद फिर वो लॉ ऑफ स्टेट जो बनाते हैं उसका भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि आपने जो भी एक्सप्लिसिट और टैसिट वो दिया है अपना, तो इसमें वो भी प्लूरलिस्ट में ही तो आएंगे सर.
जॉन लॉक, क्योंकि वो भी दो लॉज देखते हैं, एक नेचुरल राइट्स और एक जो लॉज ऑफ द स्टेट है उसे भी कंसिडर करते हैं। जैसे लास्की भी प्लूरलिस्ट है। लास्की और मैकएवर तो है लास्ट मॉडरेट्स हैं। और लॉक जो वैसे लॉक का अगर थ्योरी पढ़ा जाए तो जैसे वो नेचुरल राइट्स को तो मानते हैं, उसके अलावा मतलब नेचुरल राइट्स को कंसिडर करते हैं और लॉ को भी कंसिडर करते हैं। तो ये प्लूरलिस्ट में आएंगे कि नहीं? यार मतलब मेरे हिसाब से लॉक को प्लूरलिस्ट बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओके। क्योंकि मतलब बोल सकते हैं, आई डोंट थिंक सो यार, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक कुछ ऐसा मेंशन नहीं करा है। हाँ सर, कहीं या हम फिर लोगों किसी और ने भी। हाँ कहीं हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, तो हाँ थोड़ा सा डाउटफुल है वो, मतलब इट्स बेटर अवॉइडेड ना, क्योंकि बहुत सारे हैं प्लूरलिस्ट अपने हाँ पास। सर हाँ। एंड इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मैकफरसन ने खुद किसी ना किसी का मेंशन करा होगा ना, तो वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, आगे चल सकते हैं। मैकफरसन थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो अकॉर्डिंग टू हिम, वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज नॉट द वेस्ट डज नॉट हैव अ मोनोपोली ऑन द डेमोक्रेसी. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल टू फॉलो वेस्टर्न मॉडल्स. वन पार्टी सिस्टम कैन ऑल्सो बी डेमोक्रेटिक इफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट. उनके अकॉर्डिंगली, मैकफरसन के अकॉर्डिंगली, डेमोक्रेसी का अल्टीमेट गोल है एम्पावरमेंट ऑफ मासेस. सिमिलर विथ गांधी हमने देखा था कि मासेस के लिए होनी चाहिए ना. एंड गांधी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द मीन्स बाय विच इवन नॉर्मल पीपल कैन गेट एक्सेस टू सिमिलर आइडियाज, है ना. किसी को स्टेटमेंट याद आ रहा है गांधी का क्या था? ये तो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसे उनका तो ओशियानिक सर्किल ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था, ह्यूमन डिग्निटी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सब. बताता हूँ कि he says that it's that way which give weak the same chance as the strong. इक्वल चांस की बात कर रहे थे ना. ठीक है, बढ़िया. तो आगे देखते हैं. मैकफरसन टॉक्स अबाउट आइडियल सोसाइटी जहां पे एक्सट्रैक्टिव पावर जीरो है एंड मैक्सिमम डेवलपमेंटल पावर होनी चाहिए आइडियल सोसाइटी के अंदर. तो उनके अकॉर्डिंगली वेस्टर्न सोसाइटीज आर इन एगलिटेरियन एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मैक्सिमम एक्सट्रैक्टिव पावर है एज वेल एज मैक्सिमम डेवलपमेंटल पावर है कैपिटलिस्ट के पास में. तो ये अगर आप लोग को थोड़ा सा विजिबल दिख रहा है, कैपिटलिस्ट के पास में दोनों भी है, मैक्सिमम डेवलपमेंटल पावर है एंड मैक्सिमम एक्सट्रैक्टिव पावर है, वेयर एज वर्कर्स के पास में दोनों भी नहीं है. तो अगर आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, वैसा चार्ट बना सकते हैं अपन. कैपिटलिस्ट, वर्कर, डेवलपमेंटल पावर, एक्सट्रैक्टिव पावर, 100%, 100%, 0%, 0%. तो Yeah, you are right, sir. Go ahead. हाँ, तो इनके मैकफरसन के अकॉर्डिंगली एक्सट्रैक्टिव पावर शुड बी इल्यूमिनेटेड एंड एवरीवन शुड हैव मैक्सिमम इक्वल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम इक्वल डेवलपमेंटल पावर होनी चाहिए सबके पास. तो जो रियलिटी में आइडियली कैसे होना चाहिए, वो टेबल राइट कॉर्नर में दिया है. डेवलपमेंटल पावर 100% जीरो कैपिटलिस्ट के पास में, डेवलपमेंटल पावर 100% वर्कर्स के पास में, एंड दोनों के पास में जीरो एक्सट्रैक्टिव पावर होनी चाहिए. तो दिस वाज हिज मैकफरसन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. अब बताओ, कुछ ऐड करना हो किसी को कुछ? Through the idea of developmental power, he also goes for means creative freedom. Means objective of the political system should be to provide opportunities for creative freedom. So what is that creative freedom? Means freedom to do what one wants to do, just like development as freedom capability approach of Amartya Sen. Okay. Anything else? Any other addition? 15 लोग हैं, कुछ तो बोलो यार सब लोग. Sir, I have a question about. Sir, can I say China is democratic according to Macpherson theory? यार मैकफरसन ने ऐसा खुद बोला नहीं है, और हम ऐसे रिजल्ट्स निकालना भी गलत है ना. इंटर पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बताया ना. अरे हाँ, वो बोलते हैं. चलो आप देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू चाइना, आप यदि किन्हीं स्कॉलर ने बोला है तो आप बोल दीजिए, अदरवाइज ऑन योर ओन यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग एग्जैक्ट थिंग्स, because the whole discourse of the world is against Chinese model, because these termed as non-democratic country. That's why we are the largest democracy. First thing first. Macpherson suggests that
in socialist model of democracy, there can be democracy if they have their intra-party democracy. But we observe that in Communist Party of China, there is no intra-party democracy. If you will tell that there can be democracy on your own, it means that you are towing the line of Communist Party of China. That's it. Okay, sir. ठीक है, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बेटर टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इन एग्जाम हॉल्स. अगर किसी स्कॉलर ने बोला है तो वी कैन कोट हिम और हर, बट बेटर अवॉइडेड. ठीक है, टॉक्योवेली का स्टेटमेंट था, टायरेंट ऑफ मेजॉरिटी हमने देख लिया. ये ऑक्सफोर्ड का कुछ लिंक है, इग्नोर मारते हैं. एक आर्टिकल था नीड फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. यूके के अंदर विनर टेक्स इट ऑल इलेक्शन होता है. 2014 में बीजेपी गॉट 31% वोट्स, whereas NDA got 38% votes. तो क्या कहना चाह रही है? Which is greater than 61%. मतलब सीट्स ज्यादा मिलती है. बेसिकली पॉइंट आई थिंक यही है कि ज्यादा सीट्स मिलती है विथ इवन कम वोट शेयर. तो विनर टेक्स इट ऑल. या एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. गो अहेड सर. हाँ, 2009 में भी जैसे कांग्रेस को सिर्फ 28% वोट शेयर था, फिर भी पावर में आ जाते हैं. Similarly, Hillary Clinton 48% votes थे, whereas Trump had only 46% votes, but Trump won. So both lacking representation. इंडिया में जैसे इकोनॉमिक, इथनिक, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिसेंटमेंट, एंगर, डिस्ट्रस्ट हो रहा है इन सब चीजों की वजह से. प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ, एक डिबेट था ना, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. तो पार्टी बनती है, वो पहले लिस्ट ऑफ नेम्स देती है, देन वोट शेयर के अनुसार जो नंबर ऑफ सीट से हर पार्टी को दिया जाता है. तो जो लिस्ट सबमिट करा है पार्टी ने, उसमें से टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 सीट्स ऐसे वो दे देंगे डिपेंडिंग ऑन द वोट शेयर. तो इससे क्या होता है ना, पीपल वोट फॉर द पार्टी, दस आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन्स कैरिस्मा. तो सम स्कॉलर्स हैज कॉल्ड कि इंडिया शुड अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम. इसके एग्जांपल्स है डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड. किसी को कुछ पता है कि इसके बारे में पब्लिक डिबेट हुआ हो कुछ ऐसा कुछ? इस पे डिबेट नहीं हुआ इंडिया में. मोस्टली डिबेट होता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, वो भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट. आई थिंक शशि थरूर सपोर्ट्स वो जो प्रेसिडेंशियल. कमीशन था, वो कमीशन का नाम क्या था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था वो सवर्ण चेक सिंह. करने के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वेदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड फॉर इंडिया और नॉट. उसके लिए कमीशन. सवर्ण सिंह. सवर्ण सिंह, ओके. Even Venkat Chalaiya committee, NCRWC has got that parliamentary democracy is working well. There is no need for major restructuring, ऐसा बोला था. आई थिंक सभी ने बोला है, सरकार या ARC. एग्जैक्टली सर. ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं. फिर एक दो और आर्टिकल के थोड़े बहुत है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या नहीं पता नहीं, बट विल जस्ट रीड इट क्विकली. रजनी कोठारी who argued that democracy is alive and kicking by accommodating diversity within policy making process through distinct type of party system that he termed one party dominance. There was a much claptrap that came from elsewhere too. तो मतलब वही वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं रजनी कोठारी. आई थिंक कांग्रेस सिस्टम इन्होंने बोला है ना. यस सर. बीजेपी सिस्टम किसने बोला है रिसेंट टाइम्स में? सुभाष पालेकर. ओके, वेरी गुड. ठीक है, आगे देखते हैं. कंपैरेटिव सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली वो उन्होंने ऐसे क्लेम नहीं किया, उन्होंने बताया था एमर्जिंग सिस्टम है. उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि बीजेपी सिस्टम है. वो बता रहे थे कि बीजेपी सिस्टम इज नॉट एमर्ज, इट इज द प्रोसेस, इट इज एमर्जिंग सिस्टम. और सिस्टम एज एन उनकी प्योर डोमिनेंस रहती है. तो जैसे कांग्रेस सिस्टम, जैसे 1967 आई गेस 1967 तक कांग्रेस कहीं भी इलेक्शन नहीं हारती थी. तो रजनी कोठारी जी ने उसको बोला कि कांग्रेस सिस्टम है, कि मतलब कांग्रेस इलेक्शंस सेंटर पे भी जीतती है और स्टेट पे भी जीतती है. शायद उसी टाइम 1967 तक ही रजनी कोठारी ने बताया था कांग्रेस सिस्टम है. उसके बाद फिर कांग्रेस सिस्टम का टूटना स्टार्ट होता है. फिर मतलब आगे बहुत बड़ी थ्योरी है 1B में, आई गेस पार्ट 1B में. ठीक है, वन पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन किसने दिया हुआ है? सुहास पालेकर ने डायरेक्ट बोला है बीजेपी हैज ब्रॉट द फोर्थ पार्टी सिस्टम. बीजेपी हैज बिकम द सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी. ओके, आई वाज नॉट अवेयर दैट. शायद इसीलिए सुहास पालेकर और भी बोलते हैं कि हेजेमोनी ऑफ बीजेपी इज स्ट्रॉन्गर देन द हेजेमोनी ऑफ कांग्रेस. ओके, व्हाई? बिकॉज हेजेमोनी ऑफ कांग्रेस वाज बिल्ट ऑन आइडियोलॉजी. हेजेमोनी ऑफ बीजेपी इज बेस्ड ऑन कल्चर.
Congress never got the support Cadre, of cultural cadre. organization. Cadre is the organizational basis. Hegemony is now consciousness. नहीं, एक और रीजन दिया था कि बीजेपी इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, उनका काडर बेस्ड सिस्टम है, तो ग्रास रूट लेवल पे बहुत स्ट्रांग है उनका बेस बहुत स्ट्रांग है, ये कहना चाह रहे थे। Exactly. Next point is also there. Congress never got the support of cultural organizations, but BJP's hegemony comes from the grassroots level. Congress hegemony was from top down. Here the people at the grassroots level is itself the part of generating consent for BJP. We are nationalistic, we are Hindu, whatever kind. So that is more hegemonic. ठीक है, आगे देखते हैं अपन। Comparativists such as Atul Kohli argued that India demonstrated a delicate balance between forces of centralization and decentralization, and the interest of the powerful have been pursued without fully excluding the weaker groups. Consociationalists such as Arendt Liffard thought that Indian case demonstrated that democracy is viable in spite of diversity and inequality if it accommodates them in the governing institutions of polity. ये हाना अरेंट ही होगी ना ये शायद, या कोई और है? Hannah Arendt will not say with respect to Indian context, na? I think उनका time is there, but I think we didn't find anything in Indian context. ओके, ठीक है, नॉट श्योर। देखते हैं आगे, कुछ ऐड करना है किसी को इनसे ये 2-3 कीवर्ड्स के बारे में? क्रिस्टोफर जेफरी लॉट। Sir, actually her theory was, her democratic system was a constitutionalist, so that can be applied by other scholars or by us, but she didn't directly commented on Indian system. ओके, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। क्रिस्टोफर जेफरी लॉट इन द आर्टिकल बाईपासिंग ऑफ पार्लियामेंट, increased recourse to ordinance is taking place, lesser number of references to parliamentary committees, 25% in 16th Lok Sabha, bills being passed as money bills to avoid Rajya Sabha। ठीक है, एंड एक और बोल सकते हैं जो वॉइस वोट से पास कराते हैं ना इंडियन पार्लियामेंट में, दैट इटसेल्फ इज काइंड ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक टू एन एक्सटेंट। Yes, sir. बट ठीक है, आई थिंक दैट इज फॉर पेपर 1 सेक्शन बी। Yeah. We have finished democracy topic. Does anybody have anything to add or say something? कुछ भी अगर दिमाग में आ रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, कोई स्कॉलरली कमेंट है, कुछ भी? सेम वो मैंने बताया था पहले, चाइनीज प्रेसिडेंट, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि सिंपली वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम इंपोर्ट कर दिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सोसाइटी में। वो ग्रुप पे भी डाला था ना मैंने, एक पेपर में से स्कैन करके डाला था। अच्छा, एक चीज है, मैग्नो के नोट्स देख रहा था, उसमें लिखा है कि वर्ड डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। The Greek word demokratia is a combination of the word demos, meaning people, and kratos, meaning rule. This gives democracy its meaning as a form of government in which people rule, whether directly through personal participation or indirectly through elected representatives. अच्छा था ना? ये इंट्रोडक्शन में कहीं यूटिलाइज किया जा, शायद यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, और कुछ बताओ, किसी कुछ ऐड करना हो तो? अरे बोलो कुछ तो, गूगल करके ही बोल लो यार। ठीक है सर, अभी आपने फोटो डाली थी, कौन सा कोट करेंगे? तो अमर्त्य सेन का वो हिस्टोरिकल डेमोक्रेसी वाला, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ठीक है,
डेमोक्रेसी इंडिया में पहले से डेमोक्रेसी थी, उन्होंने बताया था उस बुक में, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक में। सेकंड जिसमें डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी का डिबेट है, दैट इज कवर्ड अंडर द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम. Okay. He also studied political economy of India, where he gives the theory that India should invest in capability approach, where we apply his theory in paper 1 section 2 in new economic policy discussions. That is there in Uncertain Glory book. The concept of Niti and Nyaya, which was elaborated by Amartya Sen, was there in the book named Idea of Justice. ठीक है. अच्छा, एक चीज यार गाइस, मतलब एक रिक्वेस्ट है सभी को, इग्नो के जो नोट्स है ना, फॉर सर्टन टॉपिक्स दे आर रियली रियली गुड. आई मीन वी शुड डेफिनेटली रेफर टू देम. जैसे मैं भी डेमोक्रेसी का देख रहा था ना, तो इट इज जस्ट अ 9-पेज डॉक्यूमेंट है, एंड उसमें बहुत ही प्यारे तरीके से दे रखा है उन्होंने. मतलब दे फर्स्ट टॉक अबाउट ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन कंसेप्चुअल, फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल, देन प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंटिव के बारे में कुछ लिखा है, एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दिए हैं, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव, सोशल डेमोक्रेसी, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, एंड देन समरी. सिर्फ 9 पेज में इतना ब्यूटीफुली समराइज करा हुआ है. आई डोंट थिंक इतना भी ज्यादा बिजी है हम लोग, पढ़ सकते हैं आराम से. ऑल राइट, खत्म करेगा आज के लिए. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता. थैंक यू एवरीवन. हाँ